बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। सामीन, नौ आबादियाती निज़ाम का इर्तिका और मुस्लिम दुनिया में असर अंदाज होने वाले अवामल के बाद अब बात करते हैं सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल, यूरोपी अक़वाम की तरक्की, यूरोपी अक़वाम के लिए मर्रात। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का तुर्की पर क्या असर हुआ? सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बिखरे करने में मगरबी अक़वाम के किरदार, रूस का दौलत उस्मानिया के ज़वाल में क्या किरदार था? यूरोपी दबाव के तहत तुर्कों ने यूनान की आज़ादी कब तस्लीम की? उस्मानी हुकूमत के मामलात में यूरोपी मुदाखलत की इब्तिदा। रूसी शहनशाह पीटर अव्वल ने 1695 ईस्वी में क्रीमिया पर हमला करके किस किला पर कब्ज़ा किया? सल्तनत उस्मानिया किस यूरोपी इनकलाब से मुतासर हुई? सुल्तान सुलेमान और शाह फ्रांसिस के दरमियान समझौता कब हुआ? उस्मानी अफवाज ने वियना को फ़तह करने की आखिरी नाकाम कोशिश कब की? तो सामीन, आइए शुरू करते हैं उस्मानिया सल्तनत के ज़वाल की दास्तान। सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल, यूरोपी अक़वाम की तरक्की। दौर जदीद के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया बहरा रूम और मशरक़ वस्ता के तमाम मुसलमान इलाक़ों पर काबज़ होने की बदौलत आलम इस्लाम के लिए एक दिफाई दीवार का काम दे रही थी। मगरबी अक़वाम में फ़िक्री और सनती इनकलाब की वजह से जो ज़बरदस्त फ़ौजी क़ुव्वत पैदा हुई, उसने उस्मानी क़ियादत की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया। ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली इस तरह ज़ाहिर हुई कि उस्मानी अफवाज 1683 ईस्वी में वियना को फ़तह करने की आखिरी कोशिश में नाकाम हुई तो सल्तनत को दरपेश ख़तरात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। जैसा कि 200 साल के अरसे में रूस के साथ 12 जंगों से ज़ाहिर हुआ, फ़ौजी कमज़ोरी के साथ साथ मुसलमान सनती और समाजी मैदान में भी पसमानदा रह गए, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के हर शोबे में यूरोपी अक़वाम से मात खा गए। इंतज़ामिया की कमज़ोरी की बात करें तो उस्मानी सल्तनत के ज़वाल में कई एक दाखिली और ख़ारजी अवामल कार फरमा थे। सल्तनत के इंतज़ामी ढांचे की तश्कील फतूहात के दौर की मरहून मन्नत थी। 17वीं सदी के आखिर में जब फतूहात का सिलसिला रुक गया तो उस्मानी सल्तनत की फ़ौजी तश्कील, मुल्की इंतज़ामिया, मालियाती नज़्म, दही नज़्म व नस्क, गर्ज़ ये के ज़िंदगी के तमाम शोबे मुतासर हुए। सियासी जमूद और इन्हितात के दौर में इंतज़ामी ढांचे में लाजमी तब्दीलियाँ लाने के लिए सियासी बसीरत और इंतज़ामी सलाहियत ज़रूरी थी, लेकिन बदकिस्मती से सुलेमान आलीशान के बाद तख्त नशीन होने वाले सलातीन में इन खूबियों की कमी थी। इसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि सुलेमान के इंतकाल के बाद 18वीं सदी के आखिर तक 24 सलातीन तख्त नशीन हुए। इनमें से 4 को कत्ल और 5 को नाअहली की बुना पर माज़ूल कर दिया गया। यूरोपी अक़वाम के लिए मर्रात की बात करें तो सुल्तान सुलेमान और शाह फ्रांसिस अव्वल के दरमियान 1536 ईस्वी में एक समझौता हुआ। यही समझौता यूरोपी अक़वाम की उस्मानी सल्तनत के अंदरूनी मामलात में बढ़ती हुई मदाखलत का बायस हुआ। समझौते के तहत उस्मानी सल्तनत में मुक़ीम फ्रांसीसी बाशिंदों को तिजारती और अदालती मराहत दी गई, जो कैपिटुलेशन के नाम से मासूम हुई। वक़्त गुज़रने के साथ साथ दीगर यूरोपी अक़वाम ने भी इन्हें मराहत का मुतालबा किया जो फ्रांसीसियों को हासिल थी। थोड़े ही अरसे में यूरोपी हुकूमतों ने उस्मानी सल्तनत में मुक़ीम अपने अपने हम फ़िरका लोगों की सरपरस्ती भी शुरू कर दी, जिससे इन्हें मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का मौका मिल गया। इसके अलावा अदलिया के साथ साथ सफारत खानों की कौंसलर अदालतों के काम करने की वजह से सल्तनत उस्मानिया के अदलिया में इंतशार और अदम एतमाद की कैफियत पैदा हो गई। इस सूरत हाल में उस्मानी सल्तनत के ईसाई अवाम मगरबी ताकतों की हमायत और पनाह को अपने लिए ज़्यादा सूदमंद ख्याल करने लगे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी इनकलाब ने सल्तनत उस्मानिया को भी मुतासर किया। उस्मानी दानश्वर रियासत की तश्कील में कौमियत के जज्बे की अव्वलियत के बखूबी कायल हो गए। इसके नतीजे में उस्मानी तुर्कों में आज़ादी, जमहूरियत और उस्मानी वहदत के नज़रियात की नोशनमा हुई, लेकिन इसके ईसाई बाशिंदों के लिए उस्मानी वहदत
ترکوں کی حاکمیت کا دوسرا نام تھا جو ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ بلقان اور عیسائی اکثریت کے دوسرے علاقوں میں سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی کی تاریخ زور پکڑ گئی۔ یورپ نے عیسائی باشندوں کی حمایت میں مداخلت کر کے علیحدگی کی تاریخ کو مزید تقویت دی۔ اس سے سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت کا عمل اور تیز ہو گیا۔ یورپ کی فکری اور نظریاتی یورش کے ساتھ ہی 18ویں صدی میں شمال میں روسی خطرہ پیدا ہوا، جس سے سلطنت عثمانیہ کا مستقبل شدید متاثر ہوا۔ روس کی سلاؤ قوم نے، جو کہ رومناف خاندان کی سرکردگی میں متحد ہو کر یورپی اقوام کی صف میں آنے کے لیے کوشاں تھی، ملکی توسیع کا عمل شروع کر دیا۔ روسی شہنشاہ پیٹر اول نے 1695 عیسوی میں کریمیا پر حملہ کر کے بحیرہ اسود کے کنارے پہ واقع اوزوف کے اہم قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ کریمیا کا تاتاری خان مسلمان تھا اور دولت عثمانیہ کا حلیف تھا، اس لیے 1710 عیسوی میں جب روسی افواج کو ترکوں نے جنگ میں شکست دی تو روسی شہنشاہ اوزوف قلعہ کو خالی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 1769 عیسوی میں ملکہ کتھرائن دوم نے اوزوف پر دوبارہ قبضہ کر کے بحیرہ اسود تک دسترس حاصل کر لی اور 20 سال بعد کریمیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عثمانی سلطنت کو مسلمانوں کے ایک خطے پر عیسائی تسلط تسلیم کرنا پڑا۔ سلطنت کی کمزوری اور بڑھتے ہوئے بیرونی خطرات کے پیش نظر ملک کی دفاعی قوتوں کو از سر نو منظم کرنے کا احساس زور پکڑ گیا، جس سے تجدید کی تحریک وجود میں آئی۔ یہ تاریخ میں تنظیمات کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ تنظیمات کے نتیجے میں اگرچہ عثمانی دفاعی قوت میں اضافہ ہوا، لیکن روس کے ساتھ جنگوں میں کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ 19ویں صدی میں روسیوں نے ان لڑائیوں کو مذہبی اور نظریاتی رنگ دیا اور عیسائیت اور سلاؤ قومیت کے نام پر عثمانیوں کو روس سے بارہا لڑائیاں لڑنا پڑی، جن کے نتیجے میں بالآخر انہیں بلقان کے تمام علاقوں سے، جن میں البانیہ بھی شامل تھا، دستبردار ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جہاں روس نے عثمانی علاقوں میں آباد عیسائیوں کو بغاوت پر اکسایا، وہاں برطانیہ اور فرانس نے دولت عثمانیہ کو کاری ضرب لگانے کے لیے عربوں کی علیحدگی کی تحریک کی حمایت اور سرپرستی کی۔ اسی کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے موجودہ نقشے کی تشکیل ہوئی۔ سامعین، یورپی اقوام کی یلغار پہ بات کریں تو سلطنت عثمانیہ، جو کہ 17ویں صدی تک 3 براعظموں یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ میں پھیلی ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم کے آخر تک تمام غیر ترک علاقوں سے مرحوم ہو گئی۔ مختلف علاقوں کے سلطنت سے کٹ جانے یا علیحدہ ہو جانے کا عمل ان جنگوں کا نتیجہ تھا جو عثمانیوں نے یورپی اقوام سے لڑی۔ آسٹریلیا نے 1699 عیسوی میں عثمانیوں کے ساتھ جنگ کے دوران ہنگری اور ٹرانسلونیا پر قبضہ کر لیا۔ 1824 عیسوی میں یونان میں ترکوں کے خلاف بغاوت کی ابتدا ہوئی، جس میں دولت یورپ نے یونانیوں کی حمایت کی اور سلطنت عثمانیہ مجبور ہو گئی کہ 1830 عیسوی میں یونان کی آزادی کو تسلیم کرے۔ 1877-78 عیسوی کی روس اور ترکی کی جنگ میں عثمانی افواج کی شکست کے بعد رومانیہ، بلغاریہ، سرویا اور مانٹینیگرو علیحدہ ہو گئے۔ آسٹریلیا نے 1878 عیسوی میں برلن کے معاہدے کی روس سے بوسنیا پر قبضہ جما لیا۔ 1912-13 عیسوی کی بلقان کی جنگوں میں عثمانی افواج کی ناکامی سے ترکی کے رہ سے وقار کو بھی صدمہ پہنچا اور یورپ سے اس کے اخراج پر مہر ثبت ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے افریقی علاقوں پر فرانس، انگلستان اور اٹلی نے آہستہ آہستہ قبضہ جما لیا۔ فرانس نے الجزائر پر 1830 عیسوی سے اپنی قیادت قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی اور 1845 عیسوی میں امیر عبد القادر کو شکست دینے کے بعد فرانس مکمل طور پر اس پر قابض ہو گیا۔ اس نے تیونس پر 1881 عیسوی میں قبضہ جما لیا اور 1912 عیسوی میں مراکش پر، جو کہ عرصہ دراز سے اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے تھا، اپنی قیادت قائم کر لی۔ برطانیہ نے 1882 عیسوی میں مصر اور 1898 عیسوی میں
सूडान पर कब्ज़ा जमा लिया। और जब उस्मानी सल्तनत पहली जंग अज़ीम में जर्मनी ऑस्ट्रेलिया की इत्तेहादी बन गई तो इन दोनों ममालिक पर अपनी सरपरस्ती कायम करने का ऐलान कर दिया। इटली जो नौ आबादियात की दौड़ में पीछे रह गया था, 1911 ईस्वी में तराबलस यानी लीबिया पर काबिज हो गया। पहली जंग अज़ीम में तुर्कों की शिकस्त के बाद फ्रांस और बरतानिया ने मशरिक़ वस्ता के साबका उस्मानी इलाकों में अपनी हाकमियत की तोसी का अमल जारी रखा। लीग ऑफ नेशन के नाम पर फ्रांस ने शाम और लेबनान पर अपनी हाकमियत कायम कर ली, जबकि बरतानिया ने इराक, फ़लस्तीन और उर्दून को अपने हल्का इक़्तिदार में शामिल कर लिया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जंग ख़त्म होते ही फ़लस्तीन में यहूदी वतन के क़याम के लिए बिलफोर के मंसूबे, बिलफोर प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया और मकामी अरब बाशिंदों के एहतजाज के बावजूद मुल्क में यहूदियों की आबादकारी का सिलसिला शुरू किया। पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम पर उस्मानी सल्तनत न सिर्फ तमाम यूरोपी और अरब इलाकों से मरहूम होकर महज एशियाई कोचक में सिमट कर रह गई, बल्कि तुर्की की कौमी बका को भी खतरा लाहक हो गया। ऐसे नाजुक वक्त में जबकि इंग्लिस्तान, फ्रांस, इटली और यूनान ने सेवर मुआहदे के मुताबिक बचे खुचे तुर्की की तकसीम के मंसूबों पर अमल करना शुरू कर दिया, तुर्क जर्नैल मुस्तफ़ा कमाल ने कौम की दिफाई क़ुव्वतों को असर नौ यकजा किया और इन तमाम गैर मुल्की ताकतों को मुल्क से बाहर निकाल दिया और जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी। जंग अज़ीम के दौरान फ्रांसीसी और अंग्रेज़ इत्तेहादियों की शह पर अरबों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करके इस्लामी वहदत को पारा पारा कर दिया। इसलिए अतातुर्क को खिलाफत मंसूब करने में कोई दिक्कत पेश न आई और जदीद तुर्की ने मगरबी तर्ज की जमहूरियत को अपना मॉडल बनाने में कोई आर महसूस न की।